हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी साहब ने क्या क्या अनाउंस किया ऑन 79th ऑफ इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम रेड फोर्ट, जिसमें सारे की पॉइंट आपको क्लियर करूंगा और हमारे इंडिया में क्या क्या हो सकता है ये हम सब जानेंगे। चलते हैं। देखो, सबसे पहले आप जानते हो कि ये तो सिंपल है। 15 ऑफ अगस्त को हर साल हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं और हमारे देश को आज़ाद हुए 78 ईयर हो चुके हैं। कितने? 78 ईयर हो चुके हैं। हाँ, कंफ्यूज मत होना, 78 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, बट हमने इंडिपेंडेंस डे 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। हालांकि 79 कंप्लीट नहीं हुए हैं, 78 कंप्लीट हुए हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। क्लियर? अब नरेंद्र मोदी साहब ने क्या क्या अचीव कर लिया है, कौन कौन से मार्क को अचीव कर लिया है, ये 79th इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करते ही देखो, सबसे पहला मार्क अचीव किया है इन्होंने कि ये पहले पीएम बन गए, फर्स्ट पीएम बन गए हैं जिन्होंने 103 मिनट तक स्पीच दी है। कितनी? इंडिपेंडेंस डे के दिन 103 मिनट तक स्पीच दिया है। इवन सेकंड पीएम बन गए हैं आफ्टर नेहरू, जिन्होंने 12 कंसेक्यूटिव रिप्रेजेंट किया है ऑन इंडिपेंडेंस डे। क्लियर? और इंदिरा गांधी का पहले ये रिकॉर्ड था, इंदिरा गांधी मैडम का, जो कि 11 टाइम कंसेक्यूटिव रिप्रेजेंट कर चुकी है इंडिया को ऑन इंडिपेंडेंस डे। बट मोदी साहब ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, इवन 12th बन गए आफ्टर नेहरू। चलते हैं, ये सिंपल था। देखो, सबसे पहले प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ फार्मर एंड डेयरी सेक्टर क्या है। जैसे आप जानते हो कि अभी इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया यूएसए के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर डिस्कस चल रहा है। इवन अभी तो पॉज हो गया है आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस टू इम्पोज दी 50% टैरिफ ऑन इंडिया। क्लियर? क्योंकि अभी 25 ऑफ अगस्त को यूएसए के डेलीगेट आने वाले थे, बट वो पॉज कर दिया, अब नहीं आएंगे क्योंकि अभी इंडिया डिस्कस करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यूएसए ने एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इम्पोज कर दिया था इंडिया के ऊपर। इवन इंडिया को पहले भी एग्जाम मिल चुका था फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, बट वो एडिशनल इम्पोज कर दिया, वो अलग कहानी है। देखो क्या है कि इसमें जो यूएसए डिमांड कर रही है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्यों साइन नहीं हो पा रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में, क्योंकि जो यूएसए डिमांड कर रही है वो दो चीज की डिमांड कर रही है कि जो इंडिया का मार्केट है, इंडिया मार्केट है, वो ओपन हो जाए फॉर यूएसए फार्मर और द डेयरी सेक्टर। बट हमारे मोदी साहब ने ऑलरेडी मना कर दिया। इवन कई सारे फार्मर इसकी डिमांड कर रहे थे कि एक्सक्लूड करो डेयरी सेक्टर ऑफ फार्मर को फ्रॉम दी डिस्कशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसी को देखते हुए मोदी साहब ने रेड फोर्ट से बोला कि सबसे पहले मेरे लिए फार्मर और डेयरी सेक्टर का जो भी रिलेट करते हैं डेयरी सेक्टर से, उनका इंटरेस्ट जरूरी है। और जितनी भी डील साइन होंगी, एग्रीमेंट साइन होंगे किसी भी कंट्री के साथ, सबसे पहले फार्मर को कोई लॉस नहीं होगा। क्योंकि कई सारे फार्मर फेडरेशन और यूनियन डिमांड कर रही थी कि आप बिल्कुल भी यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और जितने भी डेयरी सेक्टर है इनको एक्सेस मत होने देना इंडिया की मार्केट में। इसका एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा ऑन इंडियन फार्मर और इंडियन डेयरी सेक्टर। तो सबसे पहले बात मोदी साहब ने बोला कि आप बेफिक्र रहिए, जितने भी एग्रीमेंट साइन होंगे किसी भी कंट्री के साथ, हम ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे जिसके अंदर एडवर्सली इफेक्ट पड़े इंडियन फार्मर को और डेयरी सेक्टर को। क्लियर? पहला पॉइंट ये बोला। देन आफ्टर सेल्फ रिलायंस ऑन सेक्टर, देखो जैसे आप जानते हो कि हमारा देश हमेशा चल जाता है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है कि सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट, हम किसी पर डिपेंड नहीं हुए, हम सिर्फ ओनली इंडिजीनियस हर चीज बना लें। क्या बना लें? इंडिजीनियस, हर चीज को डेवलप कर सकें। तो इसी को देखते हुए मोदी साहब ने दूसरी बात बोली कि इंडिया सेल्फ रिलायंस बनेगा ऑन सेक्टर ऑफ डिफेंस। जैसे आप जानते हो कि अभी डिफेंस के बारे में बड़ा डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि इंडिया आर्म एम्यूनिशन बड़ा इंपोर्ट करती है और इसी इंपोर्ट के कारण हमारा फॉरेन रिजर्व बड़ा रिडक्शन होता है। इसी को बचाने के लिए इंडिया बड़ा प्रयास कर रहा है कि हर डिफेंस प्रोडक्ट हमारे इंडिया में ही बने। इसी के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस, देन आफ्टर एनर्जी,
देन आफ्टर क्रिटिकल मिनरल, फार्मास्यूटिकल, इवन सेमीकंडक्टर, ईटीसी। इन सारे सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा, इंडिया को इंडिजिनस करना पड़ेगा। और मोदी साहब ने बोला कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाया जाए इन सारे सेक्टर पर। कौन कौन से? डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर और इवन साइबर। जो भी टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इन सभी पर हम आत्मनिर्भर बनेंगे। क्या बनेंगे? सेल्फ रिलायंस बनेंगे। हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे इन सारे सेक्टर पर। समझे? दूसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरा बोला गया इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। देखो आप जैसे जानते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, आसाम एंड बंगाल, ये सारी स्टेट किससे प्रॉब्लम फेस कर रही हैं? प्रॉब्लम फेस कर रही है बांग्लादेशी से। जो बांग्लादेशी हैं ये इलीगल इंडिया में आ जाती हैं। इवन इससे क्या होता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बिगड़ता है इंडिया का। इवन क्या है कि जैसे आप जानते हो कि लोकल पीपल अगर कोई दूसरे देश का इलीगली हमारी कंट्री में एंटर करता है तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि रिसोर्स की कमी होगी। रिसोर्स की कमी कैसे होगी? कि क्या है कि जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो सभी में डाइवर्ट होगा। इवन जो लोकल पीपल है, क्या है, जो लोकल पीपल हैं उनकी भी जॉब जा सकती है। लोकल पीपल को जॉब नहीं मिलेगी, इवन रिसोर्स नहीं मिलेगा। और आप जानते हो कि इंडिया बड़ा प्रयास कर रही है एंटी बांग्लादेशी और एंटी इमिग्रेशन और एंटी वी कैन से इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। समझे मेरी बात को? तो इसी को देखते हुए जो हो रहा है, बांग्लादेश से कई सारे शरणार्थी आ रहे हैं हमारे इंडिया में, इवन असाइलम ले रहे हैं हमारे इंडिया में बिना वजह। इवन हमने इंटरनेशनल टीटी भी साइन करके ले रखी है कि हम शरणार्थी देंगे जो भी हमारे यहाँ पर इलीगली इन्फिल्ट्रेशन आता है, अगर उसके प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसकी कंट्री में उसका, या फिर सिविल वार चल रहा है, तो हम असाइलम देंगे अपनी कंट्री में। हमने कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन नहीं किया, हम सिर्फ ओनली उनको डिपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? डिपोर्ट करेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट की है। जैसे आप जानते हो किसी को देखते हुए मोदी साहब ने मिशन डेमोग्राफी स्टार्ट किया है। क्या करा है? मिशन डेमोग्राफी लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा कि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इन सभी पर कंट्रोल किया जाएगा। और जो इलीगली आ चुके हैं हमारी कंट्री में, जो रह रहे हैं, उन सभी को डिपोर्ट किया जाएगा उनकी कंट्री में। समझे? तो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से बचाना है। इससे क्या होता है कि रिसोर्स का रिडक्शन होता है। इवन जो बेनिफिशियरी है, लीगल बेनिफिशियरी है, उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, और जो इलीगली आ चुका है वो बेनिफिट इसका लेता है। इवन लोकल पीपल की जॉब जाती जा रही है, इवन रिसोर्स की कमी होते जा रही है। और हमने कभी भी असाइलम कन्वेंशन साइन नहीं किया है, इंटरनेशनल असाइलम। हम किसी को असाइलम नहीं देते अपनी कंट्री के अंदर, अगर उसकी कंट्री में सिविल वार चल रहा हो या प्रोसिक्यूशन हो रहा हो, वो उनकी प्रॉब्लम है। क्लियर? चलते बनाएंगे। तीसरा है वोकल फॉर लोकल। देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे 1905 में, हमारे इंडिया में 1905 में, कब? अगस्त 1905 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। क्या बोलते हैं? स्वदेशी मूवमेंट। याद होगा आपको, फ्रीडम फाइटर ने स्टार्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट का मेन मोटिव क्या था? देखो स्वदेशी मूवमेंट का मोटिव ये था कि जो लोकल है, लोकल प्रोडक्ट है, उन सभी को यूज करना। इवन जो विदेश से, ब्रिटिश से बन के आ रहे हैं फिनिशिंग प्रोडक्ट, उनको वी कैन से उनको बॉयकॉट करना। क्या करना? बॉयकॉट करना। क्लियर? उन सभी को बॉयकॉट करना, और जो हमारी स्वदेशी है, जो भी हमारा लोकल प्रोडक्ट है, उन सभी को यूज करना। तो इसी से इंस्पायर होके, जैसे आप जानते हो कि वोकल फॉर लोकल एक हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ था, जिसमें क्या था कि जो लोकल प्रोडक्ट है, जैसे किसी सिटी का कोई अच्छा प्रोडक्ट है, फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है, तो उन सभी को प्रमोट करना एट इंटरनेशनली लेवल। क्या? एट इंटरनेशनल
लेवल। और मोदी साहब ने यही बोला कि वोकल फॉर लोकल पर ज़्यादा ध्यान दें, हमारे लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करें, इवन उसका यूज़ ज़्यादा करें। और जितने भी ये शॉप चला रहे हैं इन सभी से डायरेक्ट किया है कि आप लोकल प्रोडक्ट अगर बेच रहे हो तो अपनी दुकान के बाहर इसको डिस्प्ले करो बोर्ड पर। समझे मेरी बात को? अगर आप किसी भी लोकल प्रोडक्ट को बेच रहे हो हमारी कंट्री का, तो आप इस चीज़ को दुकान के बोर्ड पर डिस्प्ले करो कि हाँ हमारा लोकल है, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं ये इंडिजीनियस है, इंडिया, मेड इन इंडिया है। क्या है? मेड इन इंडिया है। तो इस चीज़ को डिस्प्ले करें। इससे क्या होगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा बिकेगा, इवन इट बिकम अ कॉम्पिटेटिव लेवल। क्या है? कॉम्पिटेटिव लेवल का वो प्रोडक्ट बन जाएगा, इवन कई सारी फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट से compete कर सकेगा। तो हमारे लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए मोदी साहब ने ये बात बोली है। देन आफ्टर टास्क फोर्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, देखो क्या है कि हमारी कंट्री में जैसे आप जानते हो कि गवर्नमेंट कई सारा प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है? कि जैसे आप जानते हो 21st सेंचुरी चल रहा है, और 21st सेंचुरी में जब हमारा कंट्री गुलाम थी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल, तो क्या था, कई सारे लॉ आए थे, पॉलिसी आई थी, लॉ, पॉलिसीज, ये सभी ओल्ड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ओल्ड हो चुके हैं, और 21st सेंचुरी के हिसाब से नहीं है। तो क्या है कि जैसे आप जानते हो गवर्नमेंट का प्लान था कि जितने भी लॉ हैं, ओल्ड लॉ हैं, कॉलोनियल टाइम के लॉ हैं, इन सभी को चेंज किया जाएगा और इनको वी कैन से इस हिसाब से बनाया जाएगा जो 21st सेंचुरी के हिसाब से इनको डेवलप किया जाएगा। वी कैन से इनको बनाया जाएगा 21st सेंचुरी के हिसाब से। क्लियर? एज पर द बेसिस ऑफ 21st सेंचुरी। बट इसी को देखते हुए मोदी साहब ने बोला कि रिफॉर्म होगा इंडिया के अंदर। क्या बोला? रिफॉर्म होगा इन पॉलिसीज, प्लान, प्रोग्राम, एज पर दी 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के हिसाब से इन सभी लॉ, कानून जितने भी हैं, इन सभी को चेंज किया जाएगा, रिफॉर्म किया जाएगा। समझे मेरी बात को? ये नेक्स्ट बात बोली। देन आफ्टर एक्सपोर्ट, देखो क्या है कि मोदी साहब ने बोला कि लॉजिस्टिक, जितने भी लॉजिस्टिक है इन सभी में चेंजेस किए जाएंगे टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? लॉजिस्टिक में चेंजेस करेंगे। जितने भी लॉजिस्टिक लॉ हैं, जितने भी हैं, कि लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ सके, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सके, जिससे क्या हो, हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है, क्या है? ट्रेड डिफिसिट है, ये नैरो हो सके। ट्रेड डिफिसिट जानते हो कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जो भी रिमेनिंग बचता है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड डिफिसिट। और इसको नैरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट का एक्सपांसन करना पड़ेगा। तो मोदी साहब ने नेक्स्ट बात क्या बोली कि एक्सपोर्ट का एक्सपांसन होगा, हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कई सारे चेंजेस करेंगे जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट एनहांस हो सके। समझे मेरी बात को? देन आफ्टर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, देखो जैसे आप जानते हो कि 2027 तक हम एक मिशन लॉन्च कर देंगे जिसको बोलते हैं समुद्रयान। एक यान लॉन्च कर देंगे, समुद्रयान। समुद्रयान क्या है? ये क्या है? ओशियन में एक यान जाएगा। यान मतलब हम कह सकते हैं क्राफ्ट, एक तरह से व्हीकल भी कह सकते हैं। तो क्या है कि एक वीकेंड से समुद्रयान जाएगा ओशन के अंदर फॉर ओशन एक्सप्लोरेशन। किसके लिए? ओशियन की खोज करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए कि व्हाट इज इन द ओशियन, ओशन में कैसी एक्वेटिक लाइफ है और कौन कौन से मिनरल हमको मिल सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि 2027 तक हमारा एक मिशन है जिसको बोलते हैं समुद्रयान। समुद्रयान में क्या होगा कि कई सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं और जो भी रिसर्च करते हैं ऑन ओशियन, वो सभी बैठ के उस गाड़ी के अंदर, यान मतलब व्हीकल के अंदर बैठ के और समुद्र के डीपली जाएंगे। देन आफ्टर उसके अंदर रिसर्च करेंगे। और इसी को देखते हुए मोदी साहब ने एक वाली बात बोली कि हम डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन पर भी ध्यान दे रहे हैं, जो कि 2027 तक समुद्रयान लॉन्च हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी कैपेबिलिटी, देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में अभी बड़ा फोकस कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करा जाए, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी है। क्या है न्यूक्लियर एनर्जी? क्लीन एनर्जी है।
और अगर अभी देखा जाए तो हमारे इंडिया में अभी वर्किंग में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है। कितने हैं? 22 न्यूक्लियर रिएक्टर। बट कुछ डेटा बताते हैं कि 25 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, बट अगर वर्किंग की बात की जाए तो सिर्फ ओनली 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है। और अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारे इंडिया में, न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जाए तो जनवरी 2025 तक हमारे इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करी जाती है 8180 मेगावाट। कितनी? 8180 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी हमारे इंडिया में जनरेट करी जाती है। और जैसे आप जानते हो कि इंडिया का प्लान है कि 2047 तक इंडिया को 100 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना है, न्यूक्लियर एनर्जी। कितनी? 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना है। दैट्स अ टारगेट ऑफ इंडिया। क्लियर? और न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, इवन कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे हैं। तो मोदी साहब ने बोला कि हम जितनी भी अभी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो रही है, अभी इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो रही है, आने वाले समय में हम इसको 10 गुना तक बढ़ा देंगे। क्या? 10 फोल्ड तक इंक्रीज कर देंगे, इसके 10 गुना तक हम इसको इंक्रीज कर देंगे न्यूक्लियर एनर्जी को, जिससे जो टारगेट सेट करके रखा है कि बाय 2047 इंडिया जनरेट दी 100 गीगावाट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर और द क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी। समझे मेरी बात को? तो यही मोदी साहब ने बोला कि 10 फोल्ड तक, 10 गुना तक हम न्यूक्लियर एनर्जी पर जो इंक्रीज कर देंगे। जीएसटी रिफॉर्म, देखो जैसे आप जानते हो कि 1 जुलाई 2017 को हमारे इंडिया में जीएसटी आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर? और इसको 8 ईयर हो चुके हैं हमारे इंडिया में आए हुए। व्हाट आई मीन्स, इसका 8वां बर्थडे भी सेलिब्रेट कर चुके हैं हम 1 जुलाई को। इवन इसका केक भी कटा था, हालांकि केक नहीं कटा था, मैं बता रहा हूं जैसे हर बच्चा केक काटता है। तो 8 साल हो चुके हैं, बट इसके अंदर कोई मेजर रिफॉर्म नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? मेजर रिफॉर्म नहीं हुआ है। और क्या है, अगर डेटा देखा जाए तो जैसे आप जानते हो जीएसटी में 5 टैक्स स्लेब हैं। कितने हैं? 5 टैक्स स्लेब हैं। कौन कौन से? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और अगर जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए तो 5% से जीएसटी कलेक्शन होता है, वी कैन से 6 to 8%। 12% से होता है वी कैन से 5 to 6%। और 18% से सबसे ज़्यादा 70 to 75%। और 28 से होता है 13 to 15%। बट मोदी साहब ने एक बात बोली कि जीएसटी के अंदर रिफॉर्म करा जाएगा। जीएसटी काउंसिल जब होगी, जीएसटी काउंसिल की जब भी मीटिंग होगी तो इसमें रिफॉर्म करा जाएगा। डिस्कशन स्टार्ट होगा कि 5 जो टैक्स स्लेब है जीएसटी के, इसको रिडक्शन करके 2 टैक्स स्लेब कर दिया जाए, जिससे क्या हो कि जीएसटी सिंप्लीफाई हो सके। 5% और 18%, ये 2 टैक्स स्लेब ही रहेंगे वी कैन से, और कोई टैक्स स्लेब नहीं होगा, ये बोला। दूसरी बात, और जीएसटी में दिवाली पर कोई अच्छा सा गिफ्ट देने वाले हैं। मोदी साहब ने बोला कि दिवाली पर इतना अच्छा गिफ्ट देने वाला हूं जीएसटी से रिलेटेड कि सारे देशवासी जो भी जीएसटी भरते हैं वो सारे खुश हो जाएंगे। समझे मेरी बात को? बट आपको लगता है कि टैक्स स्लेब रिडक्शन होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्टेट कभी भी रेडी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कंपनसेशन सेस को खत्म करने की बात चल रही है, और कंपनसेशन सेस अगर खत्म हो गया तो स्टेट को लॉस हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो स्टेट कभी रेडी नहीं होगी। हालांकि ये कन्विंस कर लेंगे स्टेट को, क्योंकि अधिकतर बीजेपी की सरकार है स्टेटों में, तो वो कन्विंस हो जाएंगे। क्लियर? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है कि उसके अंदर 50% से ज़्यादा कोई स्टेट रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। और अधिकतर बीजेपी की सरकार 50% से ज़्यादा ही स्टेटों में है, तो हो जाएगा ये भी। देयर आफ्टर मिशन सुदर्शन चक्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया ने S-400 एंटी डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट किया था। कहाँ से खरीदा था? रशिया से। और इसने बड़ा अच्छा काम किया था, इवन हमारे इंडिया को कई बार बचाया, इवन अभी तो बचाया ही है बिल्कुल। जो 4 डेज का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में।
जिसने पाकिस्तान ने अपनी हरकत दिखाई, जो कि कही जाती है कि इस हरकत को हम बोलेंगे बिल्कुल जो झोपड़ी पट्टी वाली हरकत होती है वो हरकत करी थी। क्लियर। तो क्या है कि जो वी कैन से इंडिया और पाकिस्तान के फोर्टे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बट कई सारी कंट्री ने पाकिस्तान को, जैसे टर्की, अजरबैजान, इन्होंने अनमेन्ड एरियल व्हीकल दिए थे इंडिया से लड़ने के लिए। इवन पाकिस्तान ने कई सारी अपने एयरक्राफ्ट और अनमेन्ड एरियल व्हीकल बेचे थे इंडिया में जब एक कॉन्फ्लिक्ट चला था इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और हमारे S-400 ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि 2018 में डील हुई थी। क्लियर, याद रखना 2018 में डील हुई थी। इवन 2 S-400 अभी हैम पे और रिमेनिंग भी आने वाले हैं। क्लियर। S-400 तो क्या है, एंटी डिफेंस सिस्टम है, और इसी के साथ हमने कई सारे S-400 से अपनी कंट्री को बचाया था। बट हमें इस बात का पता चला कि हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। अब हमें पता चल गया कि हमारे में कमियां कितनी हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है। जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं ये हम खुद कंडक्ट कराते हैं, तो हमें पता होगा कि हमें कैसे बचना है। तो क्या है कि हमें पता है, अब पता चल गया कि हमारी कमी कहाँ पर है। तो इन्होंने बोला कि हम एक मिशन स्टार्ट करेंगे जिसको बोल रहे हैं सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र में क्या है कि बाय 2035 तक इंडिया विल बी प्रोटेक्टेड बाय सिक्योरिटी, इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि सर्विलेंस, साइबर, इवन टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेड लाइक कौन कौन से, अनमेन्ड एरियल व्हीकल, एयरक्राफ्ट, इवन लॉन्ग रेंज मिसाइल, इन सभी से कंट्री को बचाएगा। इवन इन्होंने बोला मोदी साहब ने कि 2035 तक इंडिया में एयर डिफेंस सिस्टम बन जाएगा, बड़ा मॉडर्नाइज होगा, स्ट्रेंथन कर देगा हमारी कंट्री को और हर थ्रेट से बचा लेगा हमारी कंट्री को। ये बड़ी अच्छी बात बोली। इवन आपको याद होगा एक पॉइंट कि तेजस मार्क, क्लियर, तेजस मार्क हमने एक एयरक्राफ्ट बनाया था। क्लियर, जिसका हमारे इंडिया में इंडिजीनियस कोई भी इंजन नहीं था। इवन इसके लिए इंजन हमने कहाँ से इंपोर्ट किया था, एक यूएसए की कंपनी थी जिसका नाम था जनरल एरोस्पेस, जेई जनरल एरोस्पेस है, जेई बोलते हैं शायद, आई थिंक जनरल एरोस्पेस है, जेई। क्लियर। और यहाँ से हमने एक इंजन इंपोर्ट करा था जिसको बोलते हैं F414। ये तेजस के लिए इंपोर्ट करने वाले हैं हम F400। बट हमारे इंडिया में कोई भी इंडिजिनस इंजन नहीं बना है। तो मोदी साहब ने ये बोला कि जल्दी ही हमारे इंडिया में ये भी कैपेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि जनरल एरोस्पेस जो कंपनी है ये हमको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रही है 90% टू डेवलप दी इंडिजिनस इंजन। समझे मेरी बात को। इसी के साथ तो हमारी कंट्री ये भी प्रयास कर रही है कि जो इंजन है, जो भी हमारे एयरक्राफ्ट बनेंगे, जो भी हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बनेंगे, तो उन सभी के लिए भी इंजन इंडिजिनस होना चाहिए, जिससे हमारी कंट्री आत्मनिर्भर हो सके, हमें किसी से भी इंपोर्ट ना करना पड़े आर्म एंड एम्यूनिशन। यही मोदी साहब ने बोला है। बिल्कुल ये की पॉइंट याद रखना। तो आपको ये की पॉइंट मेंशन करके आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इवन आप सभी को पता होगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी पढ़ाता हूँ आपको एक पूरा कंसोलेट करके एक सिंपल वे में बता देता हूँ, जिससे आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। क्लियर। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलें। बेल आइकन प्रेस करोगे तो ही मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। क्लियर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।